नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने कंपाउंड जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा कि कंपाउंड जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो प्रकार था वो था आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और जो दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लास्ट की क्लास के अंदर हमने डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम कंपाउंड जनरेटर के दूसरे प्रकार यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि ये जो कंपाउंड जनरेटर होता है यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है तथा ये जो है वो किन किन कार्यों के अंदर इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इन सब चीजों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हम कौन सा जनरेटर पढ़ रहे थे? कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर का आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्रकार यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये आपके कंपाउंड जनरेटर है, उसका सेकंड प्रकार है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हम हिंदी में बोल सकते हैं संचयी संयुक्त जनित्र। क्या हो जाएगा? संचयी संयुक्त जनित्र। तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, देखिए वैसे तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसकी संरचना डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के समान होती है। अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी वही वाइंडिंग होती है जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर होता है। हमने देखा कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर एक सीरीज फील्ड होता है और एक क्या होता है? शंट फील्ड होता है। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड और जो शंट फील्ड है इनके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती थी। इस कारण उन दोनों के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स भी एक दूसरे के क्या होते थे? आपके विपरीत होते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा? जो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है इन दोनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान रहेगी। इस कारण इन दोनों वाइंडिंगों में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी क्या रहेगी? समान। अर्थात दोनों चुंबकीय फ्लक्स हैं वो आपका जुड़ने वाले स्वभाव के होंगे। कौन से स्वभाव के होंगे? आपके जुड़ने वाले स्वभाव के होते हैं। इस कारण इसे हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। देखिए इसकी संरचना के अंदर क्या होगा? तो एक तो होगा आपका सीरीज फील्ड होगा। क्या होगा आपका? सीरीज फील्ड। ये मैंने बना दी आपकी सीरीज वाइंडिंग। इस सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कौन सी वाइंडिंग लगेगी? आर्मेचर वाइंडिंग। तो इसके श्रेणी क्रम में मैंने क्या लगा दी? आर्मेचर वाइंडिंग। ये आपकी सीरीज वाइंडिंग है और ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। अब इन दोनों वाइंडिंगों के समांतर क्रम में क्या? इन दोनों वाइंडिंगों के समांतर क्रम में हम क्या लगाएंगे? एक वाइंडिंग लगाएंगे और वो वाइंडिंग होगी आपकी कौन सी? शंट वाइंडिंग। कौन सी होगी? आपकी शंट वाइंडिंग। तो ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी शंट वाइंडिंग। अब इसके अंदर क्या करना है? इसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा और इस वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा की दिशा क्या होनी है? समान रखनी है। तो हमें इस वाइंडिंग का कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इसका जो निचला वाला सिरा है उसको मैं जोड़ूंगा ऊपर वाले सिरे से और इसका जो ऊपर वाला सिरा है उसको मैं नीचे लाके और इसको इस सिरे के साथ क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो अब ये जो कनेक्शन बना है ये कनेक्शन कौन सा जनरेटर हो गया? आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों से हम यहां से क्या लगा देंगे? इनके सिरों पर लोड लगाएंगे। यहां से इनके सिरों पर हम क्या लगाएंगे? लोड। तो मैं यहां से क्या लगा दूंगा? इसके सिरों पर एक लोड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? लोड। तो ये मैंने क्या लगा दिया? एक लोड लगा दिया। समझ में आई? तो ये जो संरचना है ये क्या है? आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की संरचना है। कौन से जनरेटर की संरचना है ये? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की क्या है? संरचना है। देखिए कैसे होगा? ये है आपका सीरीज फील्ड। तो सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध होगा उसको हम लिखेंगे RSE से। सीरीज फील्ड के अंदर जो धारा जाएगी उसको हम लिखेंगे ISE से। आर्मेचर वाइंडिंग में से जो धारा निकलेगी उसको हम लिखेंगे IA से।
आर्मेचर वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा उसको हम लिखेंगे किसे, आरए से। किससे लिखेंगे, आरए से। लास्ट की क्लास के अंदर भी यही लिखा था। ये जो आर्मेचर है इसको हम यहां से क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, प्राइम मूवर की सहायता से इसको क्या देंगे अपन, यांत्रिक ऊर्जा। तो जब इस आर्मेचर को हम यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो जब यह आर्मेचर इस शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूमता है तो इस आर्मेचर के अंदर क्या आता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल। देखिए वो विद्युत वाहक बल किस प्रकार से होगा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा और उस विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखेंगे, ईजी से। किससे लिखेंगे, ईजी से। तो इसके आर्मेचर के अंदर क्या बन गया, एक विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, उसको हमने किससे लिखा, ईजी से। अब ये जो वाली वाइंडिंग है ये कौन सी है, आपकी शंट वाइंडिंग है। तो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा उसको हम लिखेंगे आर एस एस से। किससे लिखेंगे, आर एस एस से। शंट वाइंडिंग के अंदर जो धारा आएगी उसको हम लिखेंगे आई एस एच से। और इधर के वाला क्या है, लोड है, तो लोड के अंदर जो धारा जाएगी उसको हम लिखेंगे आई एल से। और लोड के सिरों पर जो वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वीटी। क्या कहेंगे, वीटी। अब देखिए इस वाइंडिंग के अंदर ये धारा जा रही है आईएसएच, इस धारा की दिशा कैसे जाएगी, तो ये धारा प्रवाहित हो रही है इस वाइंडिंग के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ। धारा की दिशा कैसे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से धारा आएगी, इधर आएगी, यहाँ से इधर, इधर होते हुए अब यहाँ से धारा ऊपर की तरफ जाएगी और फिर धारा घूम के खाएगी नीचे की तरफ। तो इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा कैसे है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो इस विद्युत धारा के कारण इसके अंदर एक फ्लक्स आएगा और उस फ्लक्स की दिशा भी विद्युत धारा की दिशा में ही होगी। दूसरा, ये जो सीरीज वाइंडिंग है, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर से यहां से आर्मेचर धारा जा रही है। आर्मेचर धारा आगे जाके जब इस वाइंडिंग में से प्रवाहित होगी तो ये धारा भी कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस धारा के कारण इस वाइंडिंग के अंदर भी एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा और उस चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे लिखेंगे, फाई एस ई से लिखेंगे। अब देखिए फाई एस ई और फाई एस एस दोनों की दिशा क्या है, समान है। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी क्या है, ऊपर की तरफ है। अब दोनों फ्लक्स की दिशा क्या हो गई, समान हो गई, अर्थात दोनों फ्लक्स जुड़ने वाले प्रकृति के हो गए। इस कारण इस जनरेटर को हम कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अर्थात एक चीज समझ में आई कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर शंट फील्ड और सीरीज फील्ड, इन दोनों फील्ड के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, या इन दोनों फ्लक्स की दिशा समान होती है। इस कारण इस जनरेटर को हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, इस जनित्र में, क्या, इस जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न, शंट फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होती है। कि दिशा क्या होती है, समान होती है। अर्थात दोनों वाइंडिंग में, अर्थात दोनों वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स, दोनों वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का होता है। क्या होता है, जुड़ने वाले स्वभाव का। अर्थात दोनों वाइंडिंगों में जो उत्पन्न फ्लक्स है वो क्या होता है, आपके जुड़ने वाले स्वभाव का होता है। दोनों फ्लक्स की दिशा क्या होगी, समान। अब दिशा समान है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो टोटल फ्लक्स बनेगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस एच, यानी कि शंट वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न फ्लक्स, प्लस हो जाएगा क्या, फाई एस ई, यानी कि सीरीज वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर कुल फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर टोटल फ्लक्स बराबर होगा फाई एस एच प्लस क्या होगा, फाई एस सी, यानी कि दोनों फ्लक्स के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाली चीज समझ में आई।
अब यदि हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर विद्युत धारा देखें, क्या देखें हम, विद्युत धारा, कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा, तो देखिए यहां पर ये आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न हुआ, आर्मेचर के अंदर एक विद्युत वाहक बल आया, इस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को हम बोलेंगे आर्मेचर धारा, उस धारा को क्या बोलेंगे, आर्मेचर धारा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी धारा है, आर्मेचर धारा। अब इस आर्मेचर धारा का मान किसके बराबर है, तो देखो यहां से आर्मेचर धारा निकली और यहीं से आगे से कौन सी बन गई आर्मेचर धारा, जाके सीरीज धारा बन गई, यानी कि इस आर्मेचर धारा और सीरीज धारा इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, और जब कोई भी दो वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो उन दोनों वाइंडिंगों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है या समान होता है। तो यहाँ पर IA और ISE का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा IA बराबर क्या हो जाएगा, ISE बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां से सीरीज वाइंडिंग की करंट आई और यहां पर ये करंट आकर कितने भागों में बट गई, दो भागों में। कुछ करंट जाएगी ISH और कुछ करंट बन गई IL, यानी कि कुछ करंट तो जाएगी आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर और कुछ करंट जाएगी किसके अंदर, लोड के अंदर। तो ये जो सीरीज करंट है अब कितने करंटों में बट गई, दो करंटों में। तो मैं लिख सकता हूं कि ISE है वो आगे जाके ISH प्लस IL इन दोनों करंट के अंदर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इन दोनों करंट के योग के बराबर क्या होगी, आपकी ये वाली करंट होगी। तो IA बराबर ISE, ISE आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, एक ISH एक क्या हो जाते हैं IL। तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, ISE के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ISE के। तो ये तो हो गया कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या, विद्युत धारा, क्या हो गई, विद्युत धारा। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर ये जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, क्या होता है ये टर्मिनल वोल्टेज। इस टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला, टर्मिनल वोल्टेज का। इस वाले को मिटा दूं मैं। तो हमने देखा कि इस जनरेटर के अंदर इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्यों कहा है, क्योंकि दोनों वाइंडिंगों के उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो जुड़ने वाला स्वभाव का होता है, इस कारण इसे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। यहाँ पर φt बराबर φsh प्लस क्या होता है, φse होता है। इसके अंदर यदि विद्युत धारा देखेंगे तो IA बराबर ISE बराबर होता है ISH प्लस क्या होता है आपका IL होता है। आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर। अब हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किसको निकालना है हमको, टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को हम किसे लिखेंगे, VT से। VT बराबर आर्मेचर के अंदर टोटल कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, तो आर्मेचर के अंदर कुल विद्युत वाहक बल कितना है, EG है। कितना है, EG। तो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर स्टार्टिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ वो कितना है, EG। अब हमको यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, भाई यहां पर इतना तो पैदा हुआ लेकिन यहां तक जब पहुंचेगा तो कुछ तो आर्मेचर के अंदर खर्च हो जाएगा और कुछ किसके अंदर खर्च हो जाएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर। तो आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाला वोल्टेज होगा आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा और आर्मेचर का प्रतिरोध, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो आर्मेचर के कारण, आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण इस आर्मेचर के अंदर कितना वोल्टेज खर्च हो जाएगा, तो आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण आर्मेचर में जो वोल्टेज खर्च होगा उसको हम बोलेंगे IaRa, यानी कि इतना वोल्टेज है वो आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण यहां पर ही क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो करंट किसके अंदर जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध है तो इसके अंदर भी क्या होगा, वोल्टेज खर्च होगा। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर कितना वोल्टेज खर्च हो जाएगा आपका ISE गुणा क्या हो जाएगा, RSE। ये क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर खर्च होने वाला वोल्टेज, ये है आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाला वोल्टेज, ये है आर्मेचर में उत्पन्न कुल वोल्टेज। तो कुल वोल्टेज में से आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाला और सीरीज वाइंडिंग के अंदर खर्च होने वाले वोल्टेज को मैं घटा दूंगा तो मेरे को लोड के सिरों का वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है VT बराबर EG माइनस IaRa माइनस क्या होता है, ISE RSE होता है। ये वाली चीज क्लियर होगी आपके।
कि टर्मिनल वोल्टेज का हम फॉर्मूला किस प्रकार से लिखेंगे। भाई स्टार्टिंग में इतना वोल्टेज पैदा हुआ, कुछ वोल्टेज आर्मेचर के अंदर खर्च होगा, कुछ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के खर्च होगा, उसके बाद जो बचा हुआ वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा। किसको मिलेगा, लोड को। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कम्युलेटिव, कौन सा पढ़ रहे हैं, ये कम्युलेटिव पढ़ रहे हैं। तो ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, अब हम ये देखेंगे कि जब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पे हम जब लोड का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं, लोड का मान जब हम बढ़ाते हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने सीरीज जनरेटर पढ़ा, सीरीज जनरेटर पे जब हमने लोड का मान बढ़ाया था तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हुआ था, बढ़ा था। क्या हुआ था, बढ़ा था। तो सीरीज जनरेटर पर तो जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा संट जनरेटर। संट जनरेटर के अंदर जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बहुत ही कम चेंज होता है। कितना चेंज होता है, 1 से 5% में क्या होती है, उसके अंदर कमी होती है। अर्थात संट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, लगभग क्या रहता है, नियत रहता है। फिर हमने पढ़ा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर हमने देखा कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर पे जब हम लोड का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं, लोड का मान बढ़ाते हैं, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तेजी से घटता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। तो वो कहलाता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब हम देखेंगे कि ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इस पर जब हम इस लोड का मान बढ़ाएंगे, इस लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस टर्मिनल वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब लोड का मान बढ़ेगा, क्या किसकी बात हो रही है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पे लोड का मान बढ़ाने पर, क्या लोड का मान बढ़ाने पर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड का मान जब हम बढ़ाएंगे, तो लोड का मान बढ़ाएंगे तो बताइए लोड करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लोड का मान बढ़ाएंगे तो लोड करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि लोड करंट का मान बढ़ा तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, लोड का मान जब बढ़ेगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब जब सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा, तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर जब धारा बढ़ेगी तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स इस धारा पर निर्भर करेगा। अगर इस धारा का मान कम होगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम होगा। इस धारा का मान यदि ज्यादा हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जैसे सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ी तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा तो क्या होगा, इस कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो टोटल फ्लक्स फाई टी है उसका मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर फाई टी बराबर होता है फाई एस एच प्लस क्या होता है, आपका फाई एस ई होता है। फाई एस एच प्लस क्या होता है, फाई एस ई। और दूसरा हमने पढ़ा था कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर आई ए बराबर आई एस ई बराबर होता है आई एस एच प्लस क्या होता है, आई एल होता है। लेकिन हमने पिछले वाले जनरेटर के अंदर भी हमने देखा था कि ये जो आई एस एच है इसका मान लोड करंट की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या ये जो आई एस एच है इसका मान क्या होता है, जो लोड करंट है उसकी तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कम होने के कारण हम क्या करते हैं, ये जो आई एस एच है इसके मान को लगभग लगभग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जब इसके मान को लगभग हमने जीरो मान लिया तो ये वाली संख्या जब जीरो हो गई तो ये आई ए, आई एस सी और आई एल इन तीनों का मान एक दूसरे के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया तो लोड करंट का मान क्या हुआ, बढ़ा। लोड करंट का मान बढ़ेगा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आईएससी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आईएससी का मान बढ़ गया तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई एस ई का मान बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर अगर फाई एस ई का मान बढ़ा, किसका मान बढ़ा, यदि फाई एस ई का मान यदि क्या होगा, बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स फाई टी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये दोनों संख्या क्या हो रही है, जुड़ रही है। अगर ये संख्या बढ़ेगी तो ये वाला फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यदि टोटल फ्लक्स बढ़ गया तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज को अपन किससे कहते हैं, ईजी से। और ईजी किसके समानुपाती होता है, फाई के। और किसके समानुपाती होता है, एन के। ये वाला हमने जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण के अंदर पढ़ा था।
कि जनरेटर के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की गति के क्या होता है, समानुपाती। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इस फाई का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और फाई का मान बढ़ेगा तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज यानी कि ईजी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब किसका मान बढ़ गया, ईजी का। जब बताइए इस ईजी का मान बढ़ गया, अब किसका मान बढ़ गया, आपका ईजी का मान। तो यदि ईजी का मान बढ़ गया तो ये वाली संख्या बढ़ेगी तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे ही हम लोड का मान बढ़ाते हैं, किसका मान बढ़ाते हैं, लोड का मान बढ़ाते हैं, तो इस टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस वजह से सीरीज फ्लक्स की वजह से तो इसके अंदर क्या हुआ, इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन एक चीज और है, क्या, जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया, अब देखिए ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन थी, अब मैं सेकंड वाली कंडीशन पे चल रहा हूं यहाँ पे, कि जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया तो लोड करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लोड करंट का मान बढ़ेगा। अब जब लोड करंट का मान बढ़ा तो क्या होगा, सीरीज करंट का मान बढ़ा। और यदि सीरीज करंट और आर्मेचर करंट इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट दोनों का मान क्या है, बराबर। जब बताइए इस सीरीज करंट का मान बढ़ेगा, इस सीरीज करंट का मान बढ़ेगा तो क्या आर्मेचर करंट का मान भी नहीं बढ़ेगा क्या? भाई सीरीज करंट और आर्मेचर करंट एक ही तो ब्रांच की करंट है। जब सीरीज करंट का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब लोड करंट का मान बढ़ता है तो किसका मान बढ़ता है, सीरीज करंट का मान बढ़ता है। सीरीज करंट का मान बढ़ने से आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है, आर्मेचर करंट का। अब आर्मेचर करंट का मान बढ़ गया तो आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाला वोल्टेज उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाले वोल्टेज को अपन किससे लिखते हैं, IA से। ये रहा, ये क्या है, आर्मेचर के अंदर क्या है, खर्च होने वाला वोल्टेज है। तो इसमें से यदि आर्मेचर करंट का मान बढ़ गया तो इस वाली राशि का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये राशि क्या है, माइनस वाली। जब माइनस वाली संख्या बढ़ेगी, जब इस माइनस वाली संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो इस टर्मिनल वोल्टेज VT का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाले वोल्टेज का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब आर्मेचर के अंदर ज्यादा वोल्टेज खर्च हो रहा है तो बताइए टर्मिनल वोल्टेज पर वोल्टेज क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा। अर्थात इसके कारण टर्मिनल वोल्टेज के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज में क्या हो जाएगी, कमी। तो देखिए आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, कम। लेकिन सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स के कारण टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक की वजह से तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है और दूसरे की वजह से टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जितना घटा था उतना ही इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। भाई मान लेते हैं आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध और सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध लगभग लगभग क्या होता है, बराबर। तो इसके प्रतिरोध के कारण जितना वोल्टेज खर्च हुआ, मान लेते हैं कि आर्मेचर के अंदर जो प्रतिरोध है उसने कितना वोल्टेज खर्च कर दिया, आपका 10 वोल्टेज। कितना वोल्टेज खर्च किया आपने, 10। यानी कि आर्मेचर के प्रतिरोध और विद्युत धारा इन दोनों के कारण आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज खर्च हुआ है उसका मान कितना है, 10 वोल्ट। अगर अब सीरीज वाइंडिंग का जो सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ने से इस चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ा, इस चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने से इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल Eg का मान बढ़ेगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज Vt का मान भी बढ़ गया। अब यदि इस फ्लक्स के कारण भी, इस फ्लक्स के कारण इस जनरेटर के अंदर 10 वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। 10 वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बताइए आर्मेचर ने तो 10 वोल्टेज कम किया और इस फ्लक्स ने 10 वोल्टेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो टोटल वोल्टेज जो खर्च होने वाला वोल्टेज है, टोटल खर्च होने वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। अर्थात आर्मेचर के अंदर जितना वोल्टेज पैदा होगा वो पूरा का पूरा वोल्टेज हमको कहां पर मिल जाएगा, लोड पे मिल जाएगा। जैसे समझने के लिए यहां से मान लेते हैं 200 वोल्टेज पैदा किया, इस जनरेटर ने स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज पैदा किया, 200। अब जो 200 वोल्टेज पैदा किया उसमें से 10 वोल्टेज तो किसके अंदर खर्च हो गया, आर्मेचर के अंदर। भाई पैदा कितना वोल्टेज हुआ यहाँ पर,
तो पैदा होने वाला वोल्टेज कितना है 200 है, लेकिन आर्मेचर के अंदर कितना खर्च हो गया, तो आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाला है -10, कितना है -10। लेकिन सीरीज वाइंडिंग के अंदर करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने से इसके अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान बढ़ गया। सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले बढ़ने वाले वोल्टेज का मान कितना है +10। अब इनको यदि हम जोड़ेंगे तो -10 और +10 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमको जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात लोड का मान जैसे ही मैं बढ़ाता हूं तो लोड का मान बढ़ाने से सीरीज आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है, आर्मेचर करंट का मान बढ़ने से आर्मेचर के अंदर खर्च होने वाले वोल्टेज का मान बढ़ता है, जिसके कारण इस टर्मिनल वोल्टेज में कमी होती है। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, लोड का मान बढ़ाने से सीरीज वाइंडिंग के अंदर करंट का मान बढ़ता है, सीरीज वाइंडिंग की करंट बढ़ने से सीरीज वाइंडिंग के फ्लक्स का मान बढ़ता है, जिससे इस जनरेटर के अंदर क्या हो जाता है, उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक वाइंडिंग के कारण वोल्टेज कम हो रहा है तो दूसरी वाइंडिंग है उस वोल्टेज को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इस कारण कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर उस टर्मिनल वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात टर्मिनल वोल्टेज क्या रहता है, आपका नियत रहता है। क्या होता है, नियत। तो याद रखोगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर हम जब लोड का मान बढ़ाते हैं तो लोड का मान बढ़ाने पर इस टर्मिनल वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक नियत आउटपुट वोल्टेज प्रदान करने वाली क्या है, युक्ति है। अब इसका आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। इस कारण इस जनरेटर का उपयोग किया जाता है लाइटिंग परिपथों के अंदर, किसके अंदर, लाइटिंग परिपथों के अंदर, या फिर जो लैथ मशीन होती है उसको स्थिर वोल्टेज देने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्यों के अंदर इन सब जनरेटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बताइए ये वाली लाइन आपके अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, कि कौन सी राशि के बढ़ने से किस प्रकार से बढ़ रहा है। अब ये चीजें कब समझ में आएगी, जब आपको सारे फॉर्मूले इनके पता होंगे कि टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, आर्मेचर करंट का फॉर्मूला ये होता है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये होता है। तो 1 2 3 4, अगर ये 4 फॉर्मूले आपको पता है तो आपको इनको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सामने साफ साफ दिख जाएगा कि अगर मैं लोड करंट का मान बढ़ाऊंगा तो इस सीरीज वाइंडिंग की करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि IA बराबर ISC बराबर क्या है, IL है, क्योंकि ISH का मान लगभग किसके बराबर मान लिया जाता है, 0 के बराबर मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है, क्योंकि इस शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा। इस कारण इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत कम होता है। लोड की तुलना में इस धारा का मान बहुत कम होने के कारण इस धारा को लगभग लगभग किसके बराबर मान लिया जाता है, 0 के बराबर मान लिया जाता है। तो अब जो भी लोड करंट होगी वो इस सीरीज करंट और इस आर्मेचर करंट के क्या होगी, आपके बराबर होगी। तो इस प्रकार कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर उसके टर्मिनल वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वाली चीजें आपको ऐसे कैसे नोट करनी है, इसके बाद में आपको हिंदी में लिखना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप पहले नोट कीजिए। ये वाली चीजें मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी थी, नहीं तो मेन फॉर्मूला अपना ये वाला है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो आर्मेचर के अंदर आर्मेचर ने जो वोल्टेज खर्च किया था उतना ही वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज खर्च हुआ था उतना वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग ने वापस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इस कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है, आपका निश्चित रहता है। तो क्या लिखोगे आप, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान अपरिवर्तित या निश्चित रहता है, या टर्मिनल वोल्टेज का मान निश्चित रहता है, निश्चित या फिर नियत रहता है। टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है, निश्चित या नियत रहता है। इसमें आगे लिखोगे, इसमें आर्मेचर प्रतिरोध के कारण
आर्मेचर प्रतिरोध के कारण जितना वोल्टेज खर्च होता है, जितना वोल्टेज खर्च होता है, भाई आर्मेचर प्रतिरोध के कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज खर्च होता है, उतना ही वोल्टेज सीरीज फील्ड की सहायता से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के कारण क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। भाई जितना वोल्टेज आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण खर्च होता है, आर्मेचर के प्रतिरोध के कारण जितना वोल्टेज यहां पर खर्च हो रहा है, उतना ही वोल्टेज ये सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या रहता है, आपका निश्चित रहता है। ये वाली चीजें खर्च समझ में आ गई। फिर याद रख लेना, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का उपयोग, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, उसका उपयोग लाइटिंग परिपथ, लैथ मशीन तथा नियत वोल्टेज प्राप्त करने में किया जाता है, ये चीजें क्लियर हुई। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपका कंप्लीट होता है। फिर क्या होता है, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसके अंदर यदि हम फेरों की संख्या को कम ज्यादा करें, तो इसके अंदर खर्च होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाए, पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान या तो कम होगा या ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या के आधार पर ये जो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, वो भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। देखिए क्या होता है, हमने अभी टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, VT बराबर क्या होता है, EG माइनस क्या होता है, IARA, और माइनस क्या होता है आपका, ISERSE, ये होता है। अब देखिए ये तो है आर्मेचर के कारण खर्च होने वाला वोल्टेज, ये तो क्या है, आर्मेचर में खर्च वोल्टेज, ये तो क्या है, आर्मेचर में खर्च वोल्टेज। और दूसरा क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग के जो करंट है वो किसके समानुपाती है, सीरीज फ्लक्स के समानुपाती है। और जब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो टोटल वोल्टेज EG का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है आपके सीरीज वाइंडिंग के कारण, सीरीज वाइंडिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज, सीरीज वाइंडिंग के कारण उत्पन्न वोल्टेज। अब देखिए जितना वोल्टेज आर्मेचर खर्च कर रहा है, अगर उतना ही वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग बढ़ा देती है, जितना वोल्टेज आर्मेचर क्या कर रहा है, आपका खर्च कर रहा है, उतना ही वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग बढ़ा देती है, तो उसको तो हम बोलेंगे लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है वो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लेवल कंपाउंड जनित्र या लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। तो लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड, लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा कि आर्मेचर ने जितना वोल्टेज खर्च किया, आर्मेचर ने कितना वोल्टेज खर्च किया, -10, अगर उतना ही वोल्टेज इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण बढ़ गया, तब तो टर्मिनल वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस जनरेटर को तो हम कौन सा जनरेटर बोलेंगे, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अर्थात टर्मिनल वोल्टेज के मान में ना तो कमी हो रही है ना ही वृद्धि, जितना वोल्टेज खर्च हुआ उतना वोल्टेज वापस क्या हो गया, इसके अंदर उत्पन्न हो गया। तो इस जनरेटर को तो हम क्या बोलेंगे, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, यदि आर्मेचर वाइंडिंग में खर्च वोल्टेज, आर्मेचर वाइंडिंग में
खर्च होने वाले वोल्टेज, यदि आर्मेचर वाइंडिंग में खर्च होने वाले वोल्टेज के बराबर सीरीज वाइंडिंग में वोल्टेज या सीरीज वाइंडिंग के कारण वोल्टेज बढ़ जाता है। सीरीज वाइंडिंग के कारण क्या हो जाता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। भाई जितना वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग में खर्च हो रहा है, अगर उतना ही वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग के कारण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तो उसे लेवल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे अपन? लेवल कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? लेवल कंपाउंड जनरेटर। भाई जितना वोल्टेज आर्मेचर ने खर्च किया उतना वोल्टेज इस सीरीज वाइंडिंग ने वापस बढ़ा दिया, तो इस जनरेटर को हम बोलेंगे लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा जनरेटर बोलेंगे? लेवल कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो लेवल कंपाउंड जनरेटर है, इसका जो उपयोग किया जाता है, क्या इस जनरेटर का जो उपयोग है वो लैथ मशीन में किया जाता है। किसमें? लैथ मशीन को चालू करने में किया जाता है। इस जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? जो लैथ मशीन है उसको चालू करने में इस जनरेटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चीजें क्लियर? तो लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर तो यह हुआ, जितना आर्मेचर ने खर्च किया उतना ही वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग के कारण बढ़ गया। अब सीरीज वाइंडिंग के कारण वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स। तो वो हो गया लेवल। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा जो जनरेटर होता है वो होता है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। दूसरा कौन सा होता है आपका? अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें जो सेकंड जो प्रकार आता है, सेकंड वाला जो प्रकार आएगा वो आएगा आपका, लेकिन एक मिनट, सेकंड वाले प्रकार पढ़ने से पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखिए ये तो है आपकी लोड करंट, इधर ये तो क्या है? लोड करंट। और इधर है आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना? VT। कितना है? VT। तो जब मैं नो लोड की अवस्था में वोल्टेज है वो कितना है आपका? VNL है। ये क्या है आपका? नो लोड वोल्टेज का मान है। इस जनरेटर पे जब हम लोड नहीं लगा होता है तो इस जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। और इस नो लोड वोल्टेज का मान कितना है आपका? VNL है। अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हम क्या करेंगे? लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा? फ्लक्स, वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन वापस फुल लोड पर, जैसे ही इस जनरेटर पे हम फुल लोड कर देंगे तो वापस वोल्टेज का मान उतना का उतना ही हो जाएगा। अर्थात इस जनरेटर के अंदर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा फुल लोड वोल्टेज। यहां पर ये क्या हो गया आपका? फुल लोड वोल्टेज। तो इस जनरेटर के अंदर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज, उन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। कौन से जनरेटर के अंदर? लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का मान क्या होता है? बराबर होता है। जब वोल्टेज बराबर है तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसका मान कितना होता है? 0। लेकिन अभी अपन जब वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे तो इसको मैं वहां पे लिखवा दूंगा। तो अभी तो आप ये वाला ग्राफ याद रखना कि लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड पर जो वोल्टेज होता है उन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो इसके अंदर लिख लेना, इस जनित्र में नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज का मान, नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो इस जनरेटर के अंदर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का मान क्या होता है आपका? बराबर होता है। ठीक है। अब हम सेकंड प्रकार पढ़ेंगे। तो सेकंड वाला जो हमारा प्रकार आएगा वो आएगा आपका अंडर कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। सेकंड वाला कौन सा होगा? तो सेकंड है आपका अंडर कम्युलेटिव
कंपाउंड जनरेटर। अगला वाला प्रकार कौन सा है आपका? अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होगा आपका? अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का मतलब क्या होगा? हम क्या करते हैं, जो लेवल कंपाउंड जनरेटर था प्रेजेंट टाइम में, मान लेते हैं ये वाला जनरेटर कौन सा है? लेवल कंपाउंड जनरेटर है। और इस जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उतना का उतना वोल्टेज हमको आउटपुट में प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या करेंगे, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर इन फेरों की संख्या को क्या कर देंगे अपन? कम कर देंगे। सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को क्या कर देंगे हम? कम। अब यदि सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम हो गई तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स फाई है वो किसके समानुपाती होता है? एन गुना किसके समानुपाती होता है? आई का। एन बराबर क्या है? कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। अब मैंने जो लेवल कंपाउंड जनरेटर था उसकी तुलना में फेरों की संख्या को मैंने कम कर दिया। फेरों की संख्या को मैंने क्या कर दिया? कम। अब फेरों की संख्या कम हो गई तो इसके अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि यहां पर फेरों की संख्या क्या हो गई? कम। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? इसके अंदर कम पैदा हुआ। किसकी तुलना में? लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में। क्योंकि लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या थी? ज्यादा। लेकिन अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या किया हमने? सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या को क्या कर दिया? घटा दिया। जिससे इस वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बताइए, जब चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा तो इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्थात जितना वोल्टेज आर्मेचर खर्च कर रहा है, अगर उतना वोल्टेज ये वाइंडिंग उत्पन्न नहीं कर पाती तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और उस जनरेटर को अपन बोलेंगे अंडर कंपाउंड जनरेटर। यानी कि आर्मेचर ने कितना वोल्टेज खर्च किया? आपका 10 वोल्टेज। पैदा कितना हो रहा था? आपका 200 वोल्टेज। अब आर्मेचर ने खर्च कितना कर दिया? 10। लेकिन ये जो सीरीज फील्ड है वो उतना का उतना वोल्टेज अब बढ़ा नहीं पाती। क्यों नहीं पाती? क्योंकि सीरीज फील्ड के अंदर हमने फेरों की संख्या को क्या कर दिया? कम। तो इसके अंदर केवल कितना वोल्टेज बढ़ पाता है? केवल 5 ही वोल्टेज बढ़ पाता है। अब सीरीज फील्ड के कारण उतना वोल्टेज बढ़ नहीं पा रहा है जितना वोल्टेज आर्मेचर के कारण खर्च हो रहा है। तो इस टर्मिनल वोल्टेज के मान में यहां पर अब टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा हमको? केवल 195 मिलेगा। अर्थात टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। इस कारण इस जनरेटर को हम कौन सा बोलते हैं? अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड के अंदर फेरों की संख्या लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। इस जनरेटर के अंदर आर्मेचर के कारण जितना वोल्टेज खर्च होता है उतना वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग के कारण नहीं बढ़ता। इस कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान, इस कारण लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो इसके अंदर लिखोगे इस जनित्र में, इस जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इस जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कम रखी जाती है। फेरों की संख्या ऐसे लिखो, लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में लेवल कंपाउंड जनित्र की तुलना में, लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में कम होती है। लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में क्या होती है? कम। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। दूसरा लिखोगे इस जनित्र में, इस जनित्र में आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर में खर्च वोल्टेज के बराबर सीरीज वाइंडिंग के कारण, सीरीज वाइंडिंग
सीरीज वाइंडिंग के कारण वोल्टेज, सीरीज वाइंडिंग के कारण वोल्टेज बढ़ नहीं पाता, बढ़ नहीं पाता है। इसके अंदर क्या होगा, आर्मेचर में जो खर्च वोल्टेज है उसके बराबर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण वोल्टेज बढ़ नहीं पाता, जिसके कारण लोड का मान बढ़ाने पर, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मान, टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है आपका, घट जाता है। क्या हो जाता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान घट जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जितना आर्मेचर वोल्टेज खर्च कर रहा है उतना वोल्टेज ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग बढ़ा नहीं पा रही, इस कारण इस टर्मिनल वोल्टेज के मान में क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। फिर पूछा जाता है कि अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो जो अंडर कंपाउंड जनरेटर है उसका उपयोग पास स्थित लोड को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। तो या फिर क्या करोगे, अंडर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनित्र का उपयोग लाइटिंग परिपथों में, कौन से परिपथों में, लाइटिंग परिपथों में, लाइटिंग परिपथों में, लाइटिंग परिपथों में तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। मतलब जो लाइटिंग परिपथ है, लाइटिंग कार्यों के लिए हम जिस जनरेटर का उपयोग करेंगे वो होगा आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होगा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहां करेंगे, लेथ मशीन को, और जो पास में जो लोड स्थित है, पास में जो जनरेटर के पास में जो लोड है उनको सप्लाई देने और लेथ मशीन को सप्लाई देने के लिए हम प्रयोग करेंगे लेवल कंपाउंड जनरेटर का। और लाइटिंग परिपथों के लिए हम जिस जनरेटर का उपयोग करते हैं वो होता है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। ये चीज समझ में आई। अब लास्ट वाला जो तीसरा प्रकार आता है इसके अंदर वो होता है आपका ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, तो तीसरा नंबर का जो प्रकार आता है वो आता है आपका ओवर कम्युलेटिव, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगला वाला प्रकार कौन सा आता है आपका, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड और जनरेटर। ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, क्या है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसके अंदर क्या करेंगे हम, लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में इसके अंदर फेरों की संख्या को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, फेरों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जो लेवल कंपाउंड जनरेटर था उसकी तुलना में अब इसके अंदर फेरों की संख्या क्या कर देंगे, ज्यादा। अब बताइए जब फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जब n का मान ज्यादा होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, ज्यादा। और जब इस वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। अर्थात आर्मेचर जितना वोल्टेज खर्च कर रहा है, जैसे आर्मेचर कितना वोल्टेज खर्च कर रहा है, अब 10 वोल्टेज, आर्मेचर के कारण जितना वोल्टेज खर्च हो रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज क्या करती है, ये वाइंडिंग उत्पन्न कर देती है। यानी कि ये वाइंडिंग अब कितना वोल्टेज बना रही है, आपका 20 वोल्टेज बना रही है, जबकि आर्मेचर कितना खर्च कर रहा है, केवल 10, बना कितनी रही है, ये 20। तो टर्मिनल वोल्टेज अब क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज पैदा होने वाले वोल्टेज से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कितना वोल्टेज हो जाएगा आपका, 210 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि इस जनरेटर के अंदर क्या होता है, लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस कारण इस जनरेटर को अपन कौन सा बोलते हैं, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। अब वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। फेरों की संख्या बढ़ गई तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात इस जनरेटर के अंदर जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है। तो क्या लिखोगे, इस जनरेटर की
इस जनित्र की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। फेरों की संख्या लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में लेवल कंपाउंड जनित्र की तुलना में ज्यादा रखी जाती है। लेवल कंपाउंड जनरेटर की तुलना में क्या रखी जाती है? ज्यादा रखी जाती है। दूसरा, इस जनित्र में जितना वोल्टेज आर्मेचर में खर्च होता है उससे ज्यादा वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग के कारण बढ़ जाता है। उससे ज्यादा वोल्टेज क्या हो जाता है? सीरीज वाइंडिंग के कारण बढ़ जाता है, जिससे लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है? आपका बढ़ जाता है। तो ये ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पर जब हम लोड का मान बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। अब लास्ट हमको ये देखना है कि इस जनरेटर का जो उपयोग होता है वो कहां पर किया जाता है। कौन से का? ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो देखिए, इस जनित्र का उपयोग दूर स्थित लोड को सप्लाई देने के लिए किया जाता है। इस जनरेटर का उपयोग कहां पर करेंगे? जो भी लोड अपना जो जनरेटर है उससे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है तो उस लोड को सप्लाई देने के लिए हम ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करेंगे, और पास स्थित लोड को सप्लाई देने के लिए लेवल कंपाउंड जनरेटर का, और लाइटिंग परिपथों के लिए अंडर कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करेंगे। अब इसका यदि हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे हो जाएगा? ये वाला ले लेते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज VT और इधर ले लेते हैं हम लोड करंट IL। तो नो लोड पे जो वोल्टेज है, मान लेते हैं ये वाला वोल्टेज है वो कितना है आपका? नो लोड पे वोल्टेज है। अब जैसे ही मैं लोड का मान बढ़ाऊंगा तो इसके टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। अर्थात जैसे जैसे लोड का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो वोल्टेज है वो कौन सा है? आपका फुल लोड वोल्टेज है। तो जैसे ही मैंने लोड का मान बढ़ाया तो इसका जो फुल लोड नो लोड वोल्टेज कम होता है और फुल लोड वोल्टेज का मान क्या होता है? ज्यादा। यानी कि इस जनरेटर के अंदर क्या होता है? VFL का मान क्या होता है? VNL से क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। लोड पर वोल्टेज ज्यादा होता है और बिना लोड पर वोल्टेज क्या होता है? इस पे कम होता है। दूसरा वाला जो जनरेटर था अंडर कंपाउंड जनरेटर, उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि यहां पर तो होगा IL और इधर क्या होगा? आपका VT होगा। कुछ नो लोड पे जो वोल्टेज बन रहा है वो वोल्टेज कितना है? आपका VNL है। अब इस जनरेटर के अंदर क्या होगा? यहां पर इतना सा वोल्टेज क्या हो जाएगा? आपका खर्च होगा, अर्थात लोड का मान बढ़ाने पर इसका वोल्टेज क्या हो जाता है? आपका कम होता है। तो ये वाला जनरेटर है, ये कौन सा है? आपका अंडर वाला है। कौन सा है? ये अंडर वाला। ये वाला कौन सा है? आपका ओवर वाला है। कौन सा है? ओवर। तो ये क्या होगा? फुल लोड वोल्टेज होगा। इस जनरेटर के अंदर क्या होगा? नो लोड वोल्टेज का मान है वो फुल लोड वोल्टेज से क्या होगा? आपका ज्यादा होता है। कौन सा? अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर। तो ये वाला ग्राफ तो अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है और ये वाला ग्राफ है जो ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है।
तो इस प्रकार आपके जनरेटर के जितने भी प्रकार थे वो सारे के सारे प्रकार आपके कंप्लीट होते। आपने अभी 4 प्रकार के जनरेटर पढ़े। एक हमने पढ़ा सीरीज जनरेटर, दूसरा पढ़ा हमने शंट जनरेटर, तीसरा पढ़ा हमने कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के हमने 2 प्रकार पढ़े। एक हमने पढ़ा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, दूसरा हमने पढ़ा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो हमने इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के साथ जोड़ा है ना, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़ने के आधार पर भी ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ये भी कितने कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसके आधार पर? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के आधार पर। अभी तो हमने क्या किया था, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड वाइंडिंग इन दोनों के आधार पर वर्गीकरण किया था। इन दोनों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर क्या किया था, वर्गीकरण। अगर चुंबकीय फ्लक्स समान दिशा में है तो कम्युलेटिव, चुंबकीय फ्लक्स विपरीत दिशा में तो डिफरेंशियल। तो अब तो हमने सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर वर्गीकरण किया, तो वो 2 प्रकार से देखा, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। अब हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर के साथ जोड़ने के आधार पर। तो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ जोड़ने के आधार पर ये डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो उनके भी मैं डायग्राम आपको समझा देता हूं और उनकी क्या क्या विशेषता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब ये जो कंपाउंड जनरेटर है इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं सीरीज फील्ड को आर्मेचर के साथ जोड़ने के आधार पर। अब क्या है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ने के आधार पर, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ने के आधार पर कंपाउंड जनित्र 2 प्रकार का होता है। कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आप लिखोगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र और दूसरा लिखोगे आप लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर देखते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, जो शंट वाली वाइंडिंग है उसको केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं, इन वाली वैल्यूज को, इसको पूरा ही मिटा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। अब इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देंगे? शंट वाइंडिंग। केवल किसके समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं हम? आर्मेचर के समांतर क्रम में। तो शंट वाइंडिंग को यदि केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर इन दोनों के श्रेणी क्रम में कौन सी वाइंडिंग जोड़ी जाती है? आपके सीरीज वाइंडिंग जोड़ी जाती है और फिर इन सिरों पर क्या लगाया जाता है? आपका लोड लगाया जाता है। तो ये वाला जो जनरेटर बनता है, तो ये जनरेटर है कौन सा? आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये वाला जनरेटर कौन सा होगा? आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर ये जो शंट वाली वाइंडिंग है, वो केवल किसके समांतर क्रम में जुड़ रही है? आर्मेचर के समांतर क्रम में। तो ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी शंट है। ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी सीरीज है। ये कौन सी वाइंडिंग है? आपकी आर्मेचर। कौन सी है? आर्मेचर। तो ये जो शंट वाली वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ेगी, तो इस जनरेटर को अपन बोलेंगे शॉर्ट शंट। क्या बोलेंगे? शॉर्ट शंट। दूसरा कौन सा है? लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट के अंदर क्या होगा, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, पहले दोनों को क्या करेंगे अपन? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये हो गया सीरीज वाइंडिंग और ये कौन सी होगी? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग।
तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, पहले इन दोनों को क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब मैं क्या करता हूं, इस सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ये सीरीज वाइंडिंग है और ये वाली कौन सी वाइंडिंग है, आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों के समांतर क्रम में मैं कौन सी वाइंडिंग लगाता हूं, यदि शंट वाइंडिंग लगाता हूं, तो ये जो जनरेटर बनता है वो जनरेटर आपका बन जाता है कौन सा, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। यहां पर मैंने ये क्या लगा दिया, लोड। तो देखिए ये कौन सी वाइंडिंग है, आपकी सीरीज है, ये कौन सी वाइंडिंग है, आपकी शंट है, और ये कौन सी वाइंडिंग है, आपकी आर्मेचर है। कौन सी है, आर्मेचर। इसको यहां से क्या दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो इस वाले और इस वाले डायग्राम में देखिए, यहां पर शंट वाइंडिंग केवल किसके समांतर क्रम में, आर्मेचर के समांतर में। यहां पर शंट वाइंडिंग पहले सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है और फिर दोनों के समांतर क्रम में कौन सी वाइंडिंग लगाई है मैंने, शंट वाइंडिंग। इस कारण इस जनरेटर को बोला जाता है लॉन्ग शंट और इस वाले जनरेटर को बोला जाता है शॉर्ट शंट। क्या बोला जाता है, शॉर्ट शंट। अब देखिए यहां से आर्मेचर धारा निकलेगी, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है यहां से, अच्छा वाला क्वेश्चन। यहां से क्या निकलेगी, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट यहां पर आते ही दो रास्तों के अंदर बढ़ जाएगी, एक जाएगी आईएसएच और इधर जो करंट जाएगी अब वो क्या होगी, आईएसई होगी। क्या होगी, आईएसई। अब आईएससी करंट आके जाके किस में चल जाएगी, आईएल के बराबर चल जाएगी। तो जो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है उसके अंदर तो क्या होता है, सीरीज करंट का मान है वो लोड करंट के क्या होता है, बराबर। क्योंकि जितनी करंट इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर जा रही है उतनी की उतनी करंट किसके अंदर जाएगी, लोड के अंदर जाएगी। तो इस सीरीज करंट का मान लोड करंट के बराबर होता है। कौन से के अंदर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो सीरीज करंट आईएससी है उसका मान लोड करंट के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान इस लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, बराबर। जबकि यहाँ पे देखिए, यहां से ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर के कारण कुछ धारा प्रवाहित होगी जिसको हम बोलेंगे आर्मेचर धारा IA, उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्मेचर धारा IA। अब यही धारा किस में से जाएगी, सीरीज वाइंडिंग में से जाएगी। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ISE। तो यहां पर क्या होगा, इस सीरीज वाइंडिंग की जो धारा है उसका मान इस आर्मेचर धारा के क्या होगा, बराबर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होगा, ISE है उसका मान IA के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज करंट का मान आर्मेचर करंट के बराबर होता है, जबकि शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज करंट है उसका मान लोड करंट के क्या होता है, बराबर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर शंट वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है, जबकि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर उन दोनों के समांतर क्रम में क्या होती है, आपके जुड़ी होती है। ये वाली चीजें क्लियर। तो सीरीज वाइंडिंग को जोड़ने के आधार पर, कौन सी वाइंडिंग को, सीरीज वाइंडिंग को जोड़ने के आधार पर भी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का, एक शॉर्ट शंट और एक लॉन्ग शंट, ये चीजें याद रखना। तो अब आपके जनरेटर का जो वर्गीकरण होता है वो आपका समाप्त होता है। जनरेटर का वर्गीकरण क्या होता है आपका, कंप्लीट। जितने भी जनरेटर थे वो सारे जनरेटर हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। हम पहले वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, फिर आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशंस पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। अगला हमारा टॉपिक है क्या, वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का एक ही फॉर्मूला होता है। वोल्टेज रेगुलेशन को लिखते हैं VR बराबर होता है क्या, VNL माइनस होता है VFL बटे होता है VFL गुना होता है 100। ये फॉर्मूला किसका है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। चाहे आपकी कोई सी भी मशीन हो, सभी मशीन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन का यही फॉर्मूला काम में करता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होगा VNL माइनस VFL बटे VFL गुणा क्या होता है, 100 होता है। यहाँ पर VNL बराबर क्या है, तो VNL बराबर है नो लोड वोल्टेज। VNL बराबर क्या है आपका, नो लोड वोल्टेज है। VFL क्या है, तो VFL है आपका फुल लोड वोल्टेज। यानी कि जब जनरेटर पे लोड का मान फुल है उस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो फुल लोड वोल्टेज, और जिस जनरेटर पर
यदि लोड का मान क्या है, लोड का मान 0 है, तो उस समय जो वोल्टेज होगा वो होगा नो लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर VNL माइनस VFL बटे VFL गुना 100 होता है। अब इतना हमको फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमको तो ये देखना है कि कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन खराब होता है, कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। तो उसके मान हमको पता करना है। अब उसका मान पता करने के लिए हमको प्रत्येक जनरेटर के नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज का पता होना चाहिए। अगर मैं सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना चाहता हूं, कौन से जनरेटर का, सीरीज का, तो सीरीज जनरेटर का मेरे को नो लोड वोल्टेज चाहिए और सीरीज जनरेटर का मेरे को फुल लोड वोल्टेज चाहिए। अगर उनको मान में यहां पर रख दूंगा तो सीरीज जनरेटर का मेरे को वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, तो एक तो चुंबकीय फ्लक्स, फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई, और एक आर्मेचर की घूर्णन गति एन, इन दोनों के मान को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। ना तो फ्लक्स के मान में चेंज किया जाता है, ना जनरेटर की घूर्णन गति में चेंज किया जाता है। तो जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स और जनरेटर की घूर्णन गति, इन दोनों के मान को हम क्या कर देंगे, नियत कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेटर पर एक तो वोल्टेज जो लोड है उसके मान को कितना करेंगे, 0। अब जनरेटर पर लोड का मान 0 करके फिर उस कंडीशन में अपन टर्मिनल वोल्टेज देखेंगे तो नो लोड वोल्टेज आएगा। अब जनरेटर पर वोल्टेज हम क्या लगा देंगे, फुल वोल्टेज लगा देंगे। फुल वोल्टेज लगाने पर जनरेटर पे वोल्टेज का मान घटता है या बढ़ता है या फिर बराबर रहता है, तो वो वोल्टेज फिर निकालेंगे, फिर इसका मान रख के फिर वोल्टेज रेगुलेशन का पता किया जाता है। तो जब वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्ञात करते हैं तब हम फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर की घूर्णन गति, इन दोनों के मान को क्या रखते हैं, नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखा जाता है। इन दोनों के मान को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट। अब देखिए मैंने आपको अभी ग्राफ पढ़ाए थे, तो मैं क्या करता हूं, सारे के सारे जनरेटर के ग्राफ है वो यहाँ पे बना देता हूं। इधर तो ले लेते हैं अपन क्या, लोड करंट IL, और इधर ले लेते हैं अपन टर्मिनल वोल्टेज क्या ले लेते हैं, VT। इधर क्या ले लेते हैं अपन, टर्मिनल वोल्टेज VT। ठीक है। अब देखिए नो लोड वोल्टेज है, मान लेते हैं कोई भी जनरेटर है वो नो लोड की कंडीशन में इतना वोल्टेज पैदा करता है, कोई भी जनरेटर। तो सबसे पहले हम सीरीज फील्ड वाइंड सीरीज जनरेटर का ग्राफ बनाते हैं। तो सीरीज जनरेटर का ग्राफ हमने देखा था, स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उसके अंदर थोड़ा सा वोल्टेज पैदा होता है, जो लगभग कितना वोल्ट होता है आपका, 2 वोल्ट होता है। सीरीज जनरेटर की बात करें तो सीरीज जनरेटर पर जब लोड का मान 0 होता है तो स्टार्टिंग में उसके अंदर केवल आर्मेचर वाइंडिंग के केवल के अंदर वोल्टेज पैदा होता है केवल 2 वोल्ट, और ये जो वोल्टेज होता है ये किसके कारण आता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। अब सीरीज जनरेटर पे जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता जाता है, आपका बढ़ता जाता है। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ किसका है, आपका सीरीज जनरेटर का है। किसका है, सीरीज जनरेटर का। ये क्या है आपका, ये है आपका नो लोड वोल्टेज। क्या है आपका, नो लोड वोल्टेज। तो इस वाले ग्राफ को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। तो ये क्या है आपका, नो लोड वोल्टेज है। तो सीरीज जनरेटर का नो लोड पर वोल्टेज तो कितना है, केवल इतना सा है। ये सीरीज जनरेटर का नो लोड का वोल्टेज है, और ये वाला जो वोल्टेज है वो है सीरीज जनरेटर का फुल लोड वोल्टेज। ये क्या है आपका, सीरीज जनरेटर का क्या है, फुल लोड वोल्टेज है। तो इसको मैं लिखूंगा VFL। कौन से जनरेटर का, सीरीज जनरेटर के लिए। तो ये वाला जो ग्राफ बना है वो कौन से जनरेटर का है, सीरीज जनरेटर का है। कौन से का है, सीरीज का। ठीक है। दूसरा जनरेटर कौन सा हमने पढ़ा था, संट जनरेटर पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, संट जनरेटर। संट जनरेटर को हम बिना लोड की अवस्था में जो वोल्टेज होता है वो नो लोड वोल्टेज इतना होता है। फिर संट जनरेटर पर जैसे ही लोड का मान बढ़ाते हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज के अंदर क्या होता है, 1% से लेकर 5% तक क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। तो अब ये वाला जो वोल्टेज बनेगा वो हो जाएगा संट जनरेटर का फुल लोड वोल्टेज। ये कौन से जनरेटर का हो गया, FL हो गया। लेकिन कौन सा जनरेटर है, ये संट जनरेटर है। ये वाला वोल्टेज कौन से जनरेटर का हो गया, आपका संट का। तो ये वाला ग्राफ बन गया आपका संट जनरेटर का। तीसरा जनरेटर हमने पढ़ा था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा पढ़ा था, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर हमने देखा कि जब लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसमें टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तेजी से घटता है, क्योंकि उसके अंदर दो दो कारणों से टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, आपका घटता है। एक तो आर्मेचर के
प्रतिरोध के कारण वोल्टेज घटता है, दूसरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कम होने के कारण भी वहां पर वोल्टेज घटता है। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ हमको शंट फील्ड से भी कहाँ मिलेगा, नीचे की थोड़ा ज्यादा घटाएंगे इसके को, तो इसका वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो होगा आपका डिफरेंशियल का। किसका होगा, आपका डिफरेंशियल का। किसका है, आपका डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का फुल लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। तो ये वाला फुल लोड वोल्टेज किसका, जनरेटर का है, तो ये है आपका डिफरेंशियल का। किसका है, डिफरेंशियल। ये किसका है, आपका शंट का है। किसका है, शंट का। ये किसका है, आपका सीरीज का है। किसका है, आपका सीरीज का। ये वाला जो वोल्टेज है वो भी किसका है, ये VNL है, लेकिन ये VNL कौन से जनरेटर का है, ये सीरीज जनरेटर का है। कौन से का है, सीरीज जनरेटर का है। इतना चीजें समझ में आई। फिर हम पढ़ेंगे, फिर हमने लास्ट वाला जनरेटर पढ़ा, वो पढ़ा था हमने कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया था। एक हमने पढ़ा था लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या हो रहा था, आर्मेचर जितना वोल्टेज खर्च कर रहा था उतना वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग वापस क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी। तो यहाँ पर नो लोड वोल्टेज और जो फुल लोड वोल्टेज है उन दोनों का मान क्या हो जाता है, यहाँ पर बराबर होता है। तो यहाँ पर ही क्या होता है, आपका फुल लोड वोल्टेज होता है। ये कौन सा जनरेटर है, आपका लेवल है। कौन सा है, आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर के अंदर नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज इन दोनों का मान क्या हो जाता है, बराबर। तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दूसरा हमने पढ़ा था अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या हो रहा था, जितना वोल्टेज आर्मेचर खर्च कर रहा था उतना वोल्टेज सीरीज वाइंडिंग बढ़ा नहीं पा रही थी। इस कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान थोड़ा सा क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना वो शंट फील्ड वाइंडिंग के ग्राफ के क्या आएगा, ऊपर आएगा। शंट फील्ड वाइंडिंग के ग्राफ के क्या आएगा, ऊपर। तो ये कौन सा जनरेटर हो जाएगा, आपका अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा हो जाएगा, अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का क्या आ गया, फुल लोड वोल्टेज। तो ये फुल लोड वोल्टेज आ गया कौन से का, आपका अंडर का। कौन से का आ गया, अंडर का। अब केवल एक जनरेटर बचा है, वो है आपका ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है, आर्मेचर के अंदर जितना वोल्टेज खर्च होता है उससे ज्यादा वोल्टेज सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण बढ़ जाता है, जिससे लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। किसका बनेगा, ओवर का। तो यहाँ पर ये जो फुल लोड वोल्टेज आएगा वो फुल लोड वोल्टेज किसका आ गया, आपका VFL आ गया। और ये फुल लोड वोल्टेज किसका है, आपका ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो ये अब तक जितने भी हमने जनरेटर पढ़े थे वो सारे के सारे जनरेटर के क्या हो गए, आपके ग्राफ हुए। क्या हो गए, ग्राफ। अब हमको ये देखना है कि कौन से जनरेटर का नो लोड वोल्टेज तो कितना होता है और फुल लोड पर वोल्टेज कितना है। उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसके आधार पर हमको वोल्टेज रेगुलेशन का मान पता करना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज जनरेटर का। कौन से जनरेटर का देखते हैं हम, सीरीज जनरेटर का। तो देखिए सीरीज जनरेटर के अंदर क्या है, नो लोड वोल्टेज का मान कहां पर है, सीरीज जनरेटर के अंदर ये रहा। नो लोड वोल्टेज सीरीज जनरेटर का केवल कितना सा है, इतना सा। नो लोड पर सीरीज जनरेटर के अंदर वोल्टेज केवल कितना सा प्राप्त होता है, इतना सा प्राप्त होता है। केवल कितना सा प्राप्त होता है, इतना सा। लेकिन फुल लोड पर वोल्टेज कितना होता है सीरीज जनरेटर का, इतना। तो नो लोड पर वोल्टेज कम है और फुल लोड पर वोल्टेज का मान क्या है, ज्यादा है। कौन से जनरेटर के अंदर, सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर पे क्या होता है, जो फुल लोड वोल्टेज है FL उसका मान नो लोड वोल्टेज के मान से क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, फुल लोड वोल्टेज है उसका मान नो लोड वोल्टेज के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। तो अब जिस जनरेटर के अंदर फुल लोड वोल्टेज का मान नो लोड वोल्टेज से ज्यादा है, तो बताइए ये तो है आपका नो लोड वोल्टेज, इसका मान क्या है, कम है। और ये है फुल लोड वोल्टेज, इसका मान क्या है, ज्यादा। तो माइनस वाली संख्या यहां पर क्या हो गई, ज्यादा। जब माइनस वाली संख्या ज्यादा होगी तो इस वोल्टेज रेगुलेशन का मान मेरे को क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। क्या होगा, नेगेटिव। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो फुल लोड वोल्टेज है उसका मान है 300 वोल्ट। कितना है, 300 वोल्ट। जबकि नो लोड वोल्टेज है उसका मान कितना मान लेते हैं अपन,
20 वोल्ट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए फुल लोड वोल्टेज का मान ज्यादा है, नो लोड वोल्टेज का मान क्या है? कम। अब ये वाला मान जब आप यहां पर रखोगे तो नो लोड की जगह कितना आएगा? 20 माइनस कितना आएगा? 300 बटे फुल लोड वोल्टेज कितना आएगा? 300। तो ये अब आ जाएगा माइनस का 280 बटे कितना हो जाएगा? 300। अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन का जो मान प्राप्त हो रहा है वो किस में प्राप्त हो रहा है? माइनस में होता है। तो सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो सीरीज जनरेटर का समझ में आ गया। सीरीज जनरेटर के अंदर फुल लोड वोल्टेज का मान नो लोड वोल्टेज से ज्यादा होने के कारण सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। अब सीरीज जनरेटर है ना, उसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है, इस कारण सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्या? वोल्टेज रेगुलेशन हमारे लिए वो अच्छा होता है अगर वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 के बराबर हो या 0 के बिल्कुल पास में हो। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना हमारा क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन माइनस में चला जाता है तो वो वोल्टेज रेगुलेशन हमारे लिए क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो माइनस में तो जा रहा है, लेकिन माइनस में भी क्या जा रहा है? बहुत ज्यादा जा रहा है। इस कारण सीरीज जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है। चीजें समझ में आई? तो इस वाले को मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा घेर रहा है, छोटा लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए पहली बात तो आपको इसके अंदर देखना है कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या? वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। उतना क्या होता है आपका? अच्छा होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होना चाहिए आपका? कम से कम होना चाहिए। अब देखिए फुल लोड वोल्टेज केवल दो जनरेटर का ज्यादा है, एक तो सीरीज जनरेटर का, एक है ओवर कंपाउंड जनरेटर को। तो पहला आपको लिखना है क्या? सीरीज जनित्र, सीरीज जनित्र का वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। फिर दूसरा लिखोगे सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे खराब जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कौन से जनरेटर का होता है? सीरीज जनरेटर का होता है। सीरीज जनरेटर का होता है। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन कौन से जनरेटर का होता है? सीरीज जनरेटर। दूसरा जनरेटर है आपका कौन सा? ओवर, ओवर कम्युलेटिव, ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का भी क्या होता है? फुल लोड वोल्टेज है उसका मान नो लोड वोल्टेज से क्या है आपका? ज्यादा है। ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर देखिए ये वाला ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का ये तो है नो लोड वोल्टेज, ये तो है नो लोड वोल्टेज और ये है फुल लोड वोल्टेज। अर्थात ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी फुल लोड वोल्टेज है, उसका मान नो लोड वोल्टेज से क्या है? ज्यादा है। इस कारण ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इसका वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वीआर यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन, इसका भी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपका? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। तो ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक क्यों हो रहा है? क्योंकि नो लोड वोल्टेज का मान कम है और फुल लोड वोल्टेज का मान क्या है? ज्यादा है। नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में बहुत ज्यादा अंतर है, इस कारण इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या माना जाता है? सबसे खराब माना जाता है। फिर ओवर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर पे भी नो लोड वोल्टेज का मान कम है जबकि फुल लोड वोल्टेज का मान क्या है? ज्यादा है। इस कारण इसका भी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? ऋणात्मक। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कौन से जनरेटर का? क्या? सबसे भाई सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन तो कौन से का हो गया? सीरीज जनरेटर का। तो बताइए इनमें से सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कौन से का होगा? तो जिसका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में अंतर सबसे कम होगा
उस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होगा। अर्थात जिसका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो के बिल्कुल पास में होगा या जीरो होगा, उस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा माना जाएगा। तो देखिए आप एक जनरेटर देखिए, लेवल कंपाउंड जनरेटर, कौन सा, आप देखिए लेवल कम्युलेटिव, लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का देखिए नो लोड वोल्टेज कितना है, यहां पर है, ये ग्राफ है लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो इसका नो लोड वोल्टेज इतना है और इसका फुल लोड वोल्टेज भी कितना है, इसका है। तो लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है, VNL बराबर क्या होता है आपका, VFL होता है। यानी कि नो लोड वोल्टेज का मान फुल लोड वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, VNL माइनस VFL बटे होता है VFL गुना क्या होता है 100। जब इन दोनों का मान बराबर हो गया तो ऊपर वाली संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0, और ऊपर वाली संख्या का मान 0 है और 0 में जब किसी भी संख्या का अपन भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0। अर्थात लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0 होता है। इस कारण इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा माना जाता है। क्या लिखोगे, इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, 0 होता है। इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0। इसलिए इस कारण इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। तो इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, सबसे अच्छा होता है। तो ये कौन सा हो गया, लेवल। इसके बाद में आपके बचे हैं 3 जनरेटर, एक बचा आपका अंडर, फिर बचा आपका संट और फिर बचा डिफरेंशियल। तो देखिए अंडर वाला देखो, चाहे संट देखो, चाहे डिफरेंशियल, इनमें फुल लोड वोल्टेज का मान ये है, जबकि नो लोड वोल्टेज का मान ज्यादा है। तो तीनों के तीनों जनरेटर के अंदर ही क्या होगा, एक तो है नो लोड वोल्टेज है उसका मान ज्यादा होगा और फुल लोड वोल्टेज है उसका मान क्या होगा, कम। कौन कौन से जनरेटर के अंदर होता है, तो ये होता है आपका अंडर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, अंडर कम्युलेटिव जनरेटर। दूसरा होता है आपका संट जनरेटर, कौन सा, संट जनरेटर। और तीसरा होता है आपका कौन सा, डिफरेंशियल जनरेटर। कौन सा होता है, डिफरेंशियल जनरेटर। इन तीनों जनरेटर के अंदर क्या होता है, जो नो लोड वोल्टेज है उसका मान फुल लोड वोल्टेज से क्या होता है, ज्यादा। देखिए फुल लोड वोल्टेज इनका इतना है, जबकि नो लोड वोल्टेज एक का इतना, सॉरी नो लोड वोल्टेज सबका इतना है, जबकि फुल लोड वोल्टेज एक का इतना है, एक का इतना है, एक का इतना है। तो नो लोड वोल्टेज का मान ज्यादा है और फुल लोड वोल्टेज का मान क्या है, कम। जब नो लोड वोल्टेज का मान ज्यादा होगा, यानी कि इस वाली संख्या का मान जब क्या होगा, ज्यादा, और इस वाली संख्या का मान कम होगा, तो हमको जो वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होगा वो कौन से प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। कौन सा होगा, धनात्मक। तो इसके अंदर लिखोगे इन जनित्र का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तो इस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। तीनों की तीनों जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। तो ये क्या हो गया आपका, डीसी जनरेटर का क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको याद रखना है कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है, कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है, और कौन से जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, 0। तो देखिए दो जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या होता है, ऋणात्मक। कौन कौन से का है, तो ऊपर वाले ये दोनों जनरेटर, ऊपर वाले इन दोनों जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। फिर ये जो बीच वाला लेवल कंपाउंड जनरेटर है इसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। और बचे हुए 3 जनरेटर जो लास्ट के हैं उनका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। तो नीचे के ये 3 जनरेटर है इनका वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होगा, लेवल का वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा, ओवर और सीरीज है इन दोनों का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका, लेवल का। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, अंडर का। फिर उसके बाद में अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, संट का। फिर उसके भी बाद में अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका होगा, डिफरेंशियल का। फिर उसके बाद में नंबर आएगा तो कौन, ओवर का। और सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन कौन सा हो जाएगा, सीरीज का।
तो सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका माना जाएगा? किसका माना जाएगा? लेवल का। किसका माना जाएगा? लेवल जो कंपाउंड जनरेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा। फिर उसके बाद में कौन आएगा? तो उसके बाद में आ जाएगा अंडर। कौन आ जाएगा? अंडर। उसके बाद में कौन आ जाएगा? तो उसके बाद में आ जाएगा कौन? संट। कौन आ जाएगा? संट। उसके बाद में कौन आ जाएगा आपका? डिफरेंशियल। कौन आ जाएगा? डिफरेंशियल। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? ओवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओवर। और लास्ट में कौन सा आ जाएगा आपका? सीरीज। ये क्या है? अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन। किसका क्रम है ये? अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन लेवल का, उसके बाद में अंडर का, उसके बाद में संट का, उसके बाद में डिफरेंशियल का, फिर ओवर, और सबसे खराब किसका माना जाएगा? सीरीज का माना जाएगा। सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन किसका माना जाएगा? सीरीज का। ये क्या होगा? सबसे खराब। इधर क्या है? सबसे खराब है, और इधर क्या है आपका? सबसे अच्छा है। तो ये वाला आपके जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब इस जनरेटर के अंदर हम पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शंस और कम्यूटेशंस तथा जनरेटर के अंदर होने वाली हानि। 3 टॉपिक होने के बाद आपका ये टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।